तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सब लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है शिवेंद्र सिंह मूवी रिव्यू एंड कल्चर। सो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि रेड बटन दबा करके प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज लाइक एंड शेयर माय कंटेंट मोर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर के आया हूँ वो है हम सबके चहेते यस द किंग ऑफ आर्मर। जब वो सूट पहनते हैं तो तहलका हो जाता है। द इंटेलिजेंट, द जीनियस, द फिलंथ्रोपिस्ट, टोनी स्टार्क की मूवी आयरन मैन 2 का। फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा ये फिल्म मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है और ये फिल्म आई थी 2010 में। जी हाँ, ये आयरन मैन पार्ट 2 है और इसमें मुख्य भूमिका में जो नजर आएंगे आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर आएंगे, सैमुअल एल जैक्सन होंगे जो कि निक फ्यूरी बने हुए हैं, ग्वेनेथ पैल्ट्रो आएंगी जो कि पेपर पॉट्स बनी हुई है एंड स्कारलेट जॉनसन आएंगी। सो फ्रेंड, बताना चाहूंगा कहानी की शुरुआत होती है रशिया से, जहाँ पे इवान वैंको अपने पिताजी के साथ होता है जिनका नाम होता है एंटोन वैंको। जी हाँ, बताना चाहूंगा जो एंटोन वैंको होता है वो इवान वैंको को ये बताता है अपने आखिरी समय में जब उसकी हालत काफी गंभीर होती है। वो कहता है कि जो टोनी स्टार्क आज पूरे देश भर में फेमस हुआ है वो सिर्फ मेरी बदौलत हुआ है, बिकॉज जो मेरे पास ब्लूप्रिंट्स थे, वो जो टोनी स्टार्क ने आर्क रिएक्टर बनाया है वो आर्क रिएक्टर उसके बनाए हुए ब्लूप्रिंट से ही तैयार किया गया है। और वो एंटोन वैंको जो होता है इवान वैंको ये भी बताता है कि मेरे को जो उपलब्धि मिलनी चाहिए थी या जो मेरे को इज्जत मिलनी चाहिए थी हॉवर्ड स्टार्क ने कभी भी नहीं चाहा, और तुम्हें क्योंकि हॉवर्ड स्टार्क कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी जो लेगेसी है उसकी लेगेसी का जो हिस्सेदार है वो कोई और बने। तो ये कहते हुए इवान एंटोन वैंको मर जाता है और इवान वैंको अपने पिताजी के अंतिम दिनों में अपने पिताजी से वादा करता है कि मैं टोनी स्टार्क की लेगेसी को पूरा तहस-नहस कर दूंगा और खत्म कर दूंगा। बताना चाहूंगा फिर उसके बाद जो इवान वैंको होता है वो तैयारी में लग जाता है टोनी स्टार्क की जो लेगेसी है उसको खत्म करने में। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि टोनी स्टार्क का नाम पूरी दुनिया में इज्जत से लिया जाए और उसकी जो लेगेसी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, और वो अब लग चुका है टोनी स्टार्क को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए। फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है और वो बनाता है एक एक बहुत ही खतरनाक हथियार जो कि आर्क रिएक्टर से करीबन 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में अभी तक टोनी स्टार्क को नहीं पता है। फिर उसके बाद मूवी की शुरुआत होती है। मूवी का सीन स्टार्ट होता है जहां से टोनी स्टार्क होता है एरोप्लेन में पेपर पॉट्स के साथ, वहां से जंप लेता है और सीधे स्टार्क एक्सपो में एंटर होता है, ताकि वो इसलिए कि ताकि वो अपने पिताजी की लेगेसी के बारे में सबको एक लेक्चर दे सके। लेक्चर वो दे चुका होता है और खत्म होने के बाद वो वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है कि जो उसका आर्क रिएक्टर है उसकी जो प्लेटिनम कोर है वो एक पॉइजन की तरह उसके शरीर में फैलता जा रहा है, जो कि आने वाले दिन में काफी घातक होगा उसके लिए। ये सब कुछ जाने के बाद जिसको लेकर के वो ब्लड टेस्ट भी करता है, उसमें कुछ लेवल होता है टॉक्सिसिटी या समथिंग, कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो ब्लड के उसको मेजर करके वो बता देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन गवर्नमेंट है वो अब टोनी स्टार्क से ये आंसर चाहती है कि ये आर्मर उसने तैयार किया है वो इसकी सुरक्षा हेतु उसने तैयार किया है और विदाउट इलीगल तरीके से उसने तैयार करके एक हम सब लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। तो गवर्नमेंट चाह रही होती है कि टोनी स्टार्क आए और यहाँ पर भी हमको बताएं उन्होंने आर्मर तैयार किया है तो वो आखिरकार है किस लिए, जिसमें हैमर की पूरी साजिश होती है, जो कि हैमर इंडस्ट्री का जो मालिक होता है उसकी पूरी साजिश होती है कि मैं किसी तरीके से स्टार्क के इस आर्मर का एक दूसरा वर्जन बना पाऊं और दुनिया में अपनी ताकत का एक नमूना पेश कर सकूं। जैसे ही मीटिंग हो रही होती है तो टोनी स्टार्क को कहता है कि टोनी स्टार्क जेम्स रोड्स की मदद से हैमर को पूरी तरीके से बेनकाब कर देता है और कहता है कि हैमर इंडस्ट्री और आप लोग ये चाहते हैं कि मैं अपने आर्मर को आपको दे दूं या बता दूं या इसकी तकनीक को बता दूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको हैमर के कुछ कारनामों के बारे में बताना चाहूंगा। तो वो सारे राज खोल देता है और वहीं पे हैमर का एक वीडियो सबके सामने वायरल हो जाता है और जिसकी वजह से हैमर और पूरी जनता के सामने हैमर की काफी बदनामी भी होती है। और साथ ही साथ टोनी स्टार्क रिवील करता है कि मैं ही हूँ इस देश का रक्षक और मैं इसको जब तक चाहूंगा उस तरीके से इस इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज वे में चलाता रहूंगा। जिसको देखने के बाद गवर्नमेंट के जो लोग एम्प्लॉयज होते हैं या जज होते हैं, कोर्ट में जो जज होते हैं न्यूयॉर्क सिटी में, वो लोग बैठ करके काफी दुखी भी होते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते उस वक्त क्योंकि पूरा जवाब जो होता है वो उनको मिल चुका होता है उसी दौरान। हालांकि जेम्स बैठ करके देख रहे होते हैं सारे तमाशे को, तो वो भी दोनों एक दूसरे से कि वो टोनी स्टार्क काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते होते हैं, तो इसलिए वो दोनों दूसरे का चेहरा देखते हुए वो
काफी हंस रहे होते हैं। बहरहाल फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और फिर उसके बाद जो टोनी स्टार्क है यानी कि जो आयरन मैन है वो सीधे पहुंचते हैं मोनाको में। वहां पे होती है ग्रैंड प्रिक्स। उससे पहले क्या कर वो पेपर पॉट्स को उसको वो सीईओ घोषित कर देते हैं, क्योंकि अभी तक टोनी स्टार्क को कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं मिल पाया था, और जिसकी वजह से वो काफी चिंतित हो जाता है और काफी टेंशन में भी आ जाता है। उसको लगता है कि शायद मुझे पता नहीं कब सब्स्टिट्यूट सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कोई न्यू एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और हो सकता है शायद मेरी जान भी चले जाए। तो इस वजह से वो सीईओ पेपर पॉट्स को बना देता है कंपनी का, और ताकि और सारे राइट्स उसको दे देता है ताकि सारे जितने भी डिसीजन है वो पेपर पॉट्स ले पाए। जो पर्सनल असिस्टेंट होती है, न्यू पर्सनल असिस्टेंट वो होती है नताशा रोमानोफ। जी हाँ, वो जो कि वो शील्ड की तरफ से गुप्त रूप से टोनी स्टार्क के पास पहुंचती है, जिसके बारे में निक फ्यूरी जानता होता है। फिर उसके बाद मोनाको पहुंचते हैं और ग्रैंड प्रिक्स हो रही होती है, और इसी दौरान मुलाकात होती है टोनी स्टार्क की इलॉन मस्क से। जी हाँ, द मैन ऑफ रिवोल्यूशन, एक क्रांतिकारी जिसने पूरी पृथ्वी पे यानी कि पूरे यूनिवर्स में जो एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी इंसान है जिसने तहलका मचा रखा है अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी तकनीक से। और वो एक कंपनी का मालिक नहीं है, वो कम से कम 6-7 कंपनी का मालिक है, और सबसे जिसमें से कामयाब कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। जी हाँ, बताना चाहूंगा इलॉन मस्क इतने क्रांतिकारी आदमी है कि उन्होंने एक रीयूज रॉकेट का टेक्नोलॉजी इजाद करी खुद से, जो कि स्पेस में जाकर के वापस भी आ सकती है। और हाल ही में संडे को उन्होंने एक रीयूज रॉकेट को एक सक्सेसफुली लैंडिंग दी है, और रोबोट आर्म्स की मदद से। कुछ रोबोट आर्म्स की तकनीक है, उसके बारे में मुझे तो कुछ खास पता नहीं है, लेकिन ये तो पक्का पता है कि दैट इलॉन मस्क बहुत ही खतरनाक और क्रांतिकारी आदमी है। फिलहाल कहानी आगे बढ़ती है और ग्रैंड प्रिक्स हो ही रही थी कि अचानक से क्या होता है, इवान फैंको की एंट्री हो जाती है, और वो सीधे सीधे हथियार से लैस और आग वाली मशीन से लैस होकर के आता है और सीधे अटैक कर देता है टोनी स्टार्क को। और टोनी स्टार्क वहां पे पूरे तरीके से, हालांकि टोनी स्टार्क यहाँ पे अपना आर्मर पहन लेता है, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच में काफी लड़ाई हो रही होती है, और टोनी स्टार्क होता है वो ये ऑब्जर्व करता है कि यार मेरे आर्मर का कोई असर नहीं हो पा रहा है इस इवान वैंको की मशीन पे। हालांकि उस वक्त वो जान नहीं पाता है कि ये बंदा कौन है, ये इवान वैंको है कि कौन है, जिसके बारे में प्रॉपर तरीके से उसे बाद में पता चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हमला हो रहा होता है तो हमला होने के बाद क्या होता है, काफी घायल हो जाता है टोनी स्टार्क, और हालांकि पुलिस वहां की जो है वो इवान को पकड़ लेती है और वो चले जाता है, जिसके फुटेज हैमर भी देख लेता है, और उसे बहाना मिल जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ना कि दुश्मन। तो इसलिए अब वो क्या करता है, इवान वैंको को अप्रोच करता है और उसे जेल में से उसे छुड़ा लेता है, और छुड़ा लेने के बाद उसे अपने काम में लगाता है और उसे कहता है, लालच देता है खाने का, रोटी का, कपड़े का, क्योंकि उसे पता होता है कि इवान वैंको की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल खराब है। तो इसलिए वो कहता है कि मेरे लिए तुम रोबोट्स बनाओ, और आगे की तकनीक से जल्दी से मेरे लिए रोबोट्स बनाओ, ताकि हम दोनों इस दुनिया पर राज कर सकें। लेकिन हैमर का प्रोग्राम यहाँ पे कुछ अलग होता है, और साथ ही बताना चाहूंगा इवान वैंको का भी प्रोग्राम कुछ अलग होता है, और वो जरूर रोबोट्स बना रहा होता है, लेकिन उसके अंदर एक डिप्लॉय सिस्टम वो एक्टिवेट कर देता है और इंस्टॉल कर देता है, जिसके बारे में जानकारी हैमर को नहीं होती है। तो यहाँ पे ये सारी प्रतिक्रिया चली रही होती है। वहां पे टोनी स्टार्क जो होता है वो काफी आहत हो जाता है, और वो बिल्कुल बेचैन हो जाता है, और साथ ही बताना चाहूंगा उसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा होता है, तो इसलिए वो और भी बेचैन हो जाता है। लेकिन अचानक से उसकी मुलाकात होती है निक फ्यूरी से, तो निक फ्यूरी खोलता है कई राज, और वो बताता है कि एंटोनी वैंको और तुम्हारे पिताजी दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन बताना चाहूंगा इस आर्केड की तकनीक को एंटोनी वैंको बेचना चाहता था, लेकिन वो बेच नहीं पाया। उसे पहले ही सोवियत यूनियन ने गुलाब में भेज दिया था। जी हाँ, जिसकी वजह से जो एंटोनी वैंको था उसके पूरा जीवन पूरा खराब हो गया था और बर्बाद हो गया था। लेकिन निक फ्यूरी टोनी स्टार्क को बताता है, देखो मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर सारी कुछ राज है, हो सकता है तुम्हें इसके अंदर कुछ न्यूक्लियर आर्क रिएक्टर से कोई नई तकनीक मिल जाए, या फिर हो सकता है तुम्हें सब्स्टिट्यूट मिल जाए। फिर बताना चाहूंगा फिर यहाँ पे टोनी स्टार्क शुरुआत करता है, और वो सब फाइनली सर्च इट आउट कर देता है, और न्यू एलिमेंट उसे मिल जाता है, जो कि होता है पैलेडियम कोर का एक सब्स्टिट्यूट।
फिर उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्सपो चल रहा होता है जहाँ पे हैमर एक्सपो के मदद से ये दिखा रहा होता है कि टोनी स्टार्क ने अभी तक जो भी दिखाया वो सब बकवास था, और देखो मेरी जो टेक्नोलॉजी है वो अब विश्व के इतिहास में एक नया पन्ना खोलने जा रही है, और मेरी जो टेक्नोलॉजी है वो रोबोट के इतिहास में एक नया पन्ना और सुनहरा पन्ना खोलने जा रही है, जिसकी मदद से मैं पूरा अमेरिका है वो पूरी विश्व राज करेगा और हम लोग पावरफुल नेशन के रूप में जाने जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक से टोनी स्टार्क वहां पे आ जाता है और टोनी स्टार्क को देखते हुए इवान वैन क्या करता है, पूरा सिस्टम एक्टिवेट कर देता है डिप्लॉय का, और वहां पे जो आर्मर मशीन होती है वो सीधे एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो जेम्स रॉड होता है वो और टोनी स्टार्क के बीच में एक भिड़ंत हो जाती है, जिसमें दोनों आर्म्स और हैंड की मदद से कुछ ऐसा विस्फोटक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ टेक्नोलॉजी की इजाद हो जाती है, यानी कुछ टेक्नोलॉजी बाहर निकल के आती है जिसके बारे में सिर्फ टोनी स्टार्क को पता होता है। लेकिन और जब ये लड़ाई खत्म हो जाती है तो उसके बाद आर्मर सूट लेकर के जेम्स रॉड होता है वो आर्मी के पास पहुंच जाता है। फिर बताना चाहूंगा, जब ये लड़ाई चली रही होती है और यहाँ पे जो डिप्लॉय का सिस्टम है वो एक्टिवेट कर देता है इवान वैन को पूरे रोबोट के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है जिसके बारे में को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ गलती कर रहा है और यहाँ पे स्टार को कुछ खतरा है, स्टार को तुम यहाँ से निकलो, तो वो मैसेज भेज देती है और स्टार वहां से निकल चुका होता है और जेम्स रॉड भी वहां पे आ जाता है। लेकिन इस जेम्स रॉड को लगता है कि मेरा जो आर्मर है अब पूरी तरीके से वो फिट है, क्योंकि इससे पहले जो हैमर होता है वो कुछ बुलेट्स या फिर गन्स मशीन्स और टेक्नोलॉजी अपनी हैमर इंडस्ट्री की गवर्नमेंट को दे रहा होता है और इंस्टॉल करता है आर्मर में। जी हाँ, जो टोनी स्टार्क का दिया हुआ आर्मर है जेम्स रॉड उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या दिखता है कि जेम्स रॉड का जो पूरा आर्मर है वो उसकी हैंडलिंग जो है वो इवान वैन के पास है, जिसकी वजह से सूट क्या होता है वो उसकी हैंडलिंग जिसकी वजह से सूट बिल्कुल बेकार तरीके से काम कर रहा होता है हाल फिलहाल में। लेकिन क्या होता है, समहाउ वहां से जेम्स रॉड्स और टोनी स्टार्क निकल जाते हैं और इवान वैन को काफी पीछा कर रहा होता है रोबोट्स की मदद से। लेकिन क्या होता है वहां पे नताशा रोमानोफ को भी पता चल जाता है और वो सिस्टम को पूरा हैक कर लेती है और पूरी कंट्रोलिंग अपने हाथ में ले लेती है। फिर उसके बाद क्या होता है, टोनी स्टार्क और जेम्स रॉड एक पार्क में पहुंचते हैं और वहीं पे पहुंचता है इवान वैन को और वहीं पे तीनों के बीच में युद्ध होता है और जहाँ पे मृत्यु हो जाती है इवान वैन की। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा रिव्यू इस मूवी के ऊपर। तो बताइएगा कैसा लगा मेरा रिव्यू। आशा करता हूँ मेरा रिव्यू आपको इस मूवी के ऊपर बहुत काफी अच्छा और पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।